अरे तो रेट लॉ क्या होता है, रेट इज इक्वल टू के, है ना, जो भी रिएक्टेंट्स, हाँ जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे उसके, है ना, पावर में, है ना, कुछ कुछ कोएफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो और इनको क्या बोलते हैं, ऑर्डर, इनको बोलते हैं ऑर्डर, ठीक है। तो इनके टर्म्स में मतलब रिप्रेजेंट करने को बोलते हैं हम रेट लॉ, है ना, कि रेट को कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना, दैट इज रेट लॉ, है ना, ये होता है हमारा। तो देखो, है ना, एक ये मैंने बताया था यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये शायद उस दिन नहीं बताया था ना, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, है ना, के की यूनिट, ठीक है। तो के की जो यूनिट होगी, है ना, वो क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स होल टू द पावर n-1 और टाइम टू द पावर -1, ये होती है हमारी ये। अब यहाँ पे n इक्वल टू क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर, और n किसके बराबर होता है, x प्लस वाई, ठीक है ना। तो अब ये अलग अलग उसके लिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो अलग अलग इनकी क्या आ जाएगी, यूनिट्स आ जाएगी, ठीक है। कि जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, पूरा 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि पावर 0 हो जाएगी, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो गया, सिर्फ टाइम इनवर्स, यदि टाइम सेकंड में दिया है तो सेकंड इनवर्स, है ना। और 0 के लिए क्या हो जाएगा, 0 मतलब -1 मतलब मोल टू द पावर -1 लीटर और सेकंड इनवर्स, इससे हमारा क्या आ जाएगा, ये है ना, कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, किसी के लिए भी, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर कोई सा भी, तो उसके लिए इस ढंग से ऑर्डर को बस यहाँ पे रख देंगे, है ना, तो अपने आप ही क्या बन जाएगी, यूनिट। हर ऑर्डर के लिए यूनिट अलग अलग होगी और यूनिक होगी, है ना, तो उससे हम ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, है ना, इस यूनिट से भी क्या निकल सकता है, ऑर्डर निकल सकता है, ठीक है ना। और ये जो ऑर्डर होता है, ये ऐसे क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, इट इज नॉट अ थेरोटिकल कंसेप्ट, इट इज एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट, ठीक है। तो ये ऑर्डर को निकालने के लिए ऐसे कुछ एक क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो उसमें से एक तो थोड़ा सा मैं कल भी बताया था, एक और आज कर लेते हैं ना। तो जैसे क्वेश्चन नंबर है, हाँ वही वही वाला बता, तो लॉग या लॉग से शायद काम हो जाएगा, उसमें देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4.10 है ना, 4.10, ठीक है ना, नहीं, क्वेश्चन नंबर 4.10। तो अब इसको, है ना, एक्सरसाइज का है 4.10। तो इसमें ऐसे 3 एक्सपेरिमेंट्स है ना, इसमें 3 एक्सपेरिमेंट दे रखे, ठीक है। उसमें ए की वैल्यू दे रखी है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, बी का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, और रेट दे रखी, रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी है, ठीक है ना। तो हमारा जो रेट लॉ होता है ना, हमको ऑर्डर निकालना है, तो रेट इज इक्वल टू क्या होता है, के ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर वाई। देखो कोई सी भी रिएक्शन हो, है ना, रिएक्शन के स्टाइशोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं होते ये, है ना, ये अलग भी हो सकते हैं और हो भी सकते हैं, वो जब एलिमेंट्री रिएक्शन होती है तो भले ये स्टाइशोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो सकते हैं, लेकिन ऐसे जरूरी नहीं है कि ये हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। तो इसलिए इनको हमको कैसे निकालना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट से निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले काम क्या करेंगे, ऐसे 2 एक्सपेरिमेंट चूज करेंगे जिनमें ए या बी की वैल्यू सेम दे रखी है। तो कौन से 2 हैं इसमें, कौन से 2 हैं जिसमें ए या बी की वैल्यू सेम दे रखी हो, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट, है ना, बाय एक्सपेरिमेंट 1, रेट कितनी दे रखी है, 10 टू द पावर -5 इक्वल टू के, ए कितना है, ए कितना है 2 टू द पावर एक्स, और बी 0.2, वो भी 0.2 टू द पावर वाई। ये बन गई इक्वेशन 1,
अब फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 2, है ना, इसमें भी शायद रेट उतनी दे रखी है ना, क्या अलग दे रखी? अब देखो ये 1 मिनट मेरे को, हाँ इसमें ऐसे दे रखे हैं, ऐसे ऐसे नहीं दिए, ऐसे दे रखे हैं ना, दूसरे वाले क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, इसमें ऐसे ऐसे, ठीक है। तो 0.3, और इसमें फिर सेकंड में ये ए कितना है, ए फिर से उतना ही है, और बी, हाँ क्योंकि कोई एक इक्वल होना जरूरी है ऐसा, ठीक है। तो ये हमारी बन गई 2 इक्वेशन। अब इसको क्या कर देंगे, डिवाइड, है ना। तो अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये भी 1 ही हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो गया, 3, है ना। चलो पहले 0.3 अपॉन 0.1 टू द पावर y, मतलब 3 टू द पावर y हो गया, 1 इज इक्वल टू 3 टू द पावर y। तो अब हम 1 को 3 की पावर में क्या लिखेंगे, 1 आया आंसर। देखो y की वैल्यू निकालनी है ना, तो y की वैल्यू कब निकलेगी, जब, हाँ जब इसका भी बेस क्या बना ले, 3 बना ले। तो 1 है, तो 1 को 3 की पावर में क्या लिखेंगे, 1 आया आंसर 0, तो 3 टू द पावर क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 0, ठीक है। ऐसे तो y आ गया हमारा 0, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, x निकालना है, लेकिन अब हमको 2 ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं दे रखे जिनमें b की वैल्यू सेम हो, है ना, कोई भी 2 ऐसे नहीं दे रखे। तो क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई एक ले लो और एक थर्ड वाले से बनाओ, है ना, थर्ड वाले। तो एक्सपेरिमेंट 3 से उसका कितना दे रखा है रेट, 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू k, a कितना है, टू द पावर x, और b 0.05 टू द पावर y, ठीक है। अब देखो इसको दे दिया 3, ठीक है। अब इसमें से कोई एक ले लो, या तो फर्स्ट ले लो या सेकंड, कोई सी भी ले सकते हैं, ठीक है। अब y की तो वैल्यू हमें पता है ना, तो y की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, मतलब ये 0 हो गया, मतलब ये 1 हो जाएगा, है ना। तो ये टर्म क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी। तो कोई भी एक इक्वेशन से, अब आप लोग दोबारा लिख लेना वो इक्वेशन, ये, तो इससे ये टर्म तो क्या हो गई, हट गई, ये टर्म हट गई, ठीक है, सिर्फ x वाली बची। अब इन दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये चलो इसको इसके नीचे लिख देते हैं, 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू k 0.2 टू द पावर x। तो कैसे, तो k कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको या तो लिख लो 14 इंटू 10 टू द पावर -5, है ना, तो फिर ये 10 टू द पावर -5 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 14 अपॉन 5.07 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, है ना, 2 टू द पावर x, ठीक है, ये आ गया। तो अब इसको डिवाइड भी करेंगे, जैसे चलो डिवाइड कर लो, क्या आएगा इसको डिवाइड करने में, हाँ डेसिमल में आएगा, है ना, मतलब ऐसा ऐसा नंबर तो नहीं आएगा कि आप 2 की पावर में उसको ढंग से लिख पाओ, है ना, ऐसा नंबर नहीं आएगा। तो ऐसे केस में हमको क्या करना है, दोनों तरफ का लॉग लेके सॉल्व कर लो, है ना। यदि नहीं बन पा रहा हो तो लॉग, उसको भी कर सकते थे, है ना, लेकिन वो बन गया आसानी से, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि नहीं बन पा रहा है तो फिर दोनों तरफ का क्या लो, लॉग ले लो। अब लॉग लेना है तो भले इसको डिवाइड नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। तो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग, देखो लॉग 14 अपॉन 5.07 इज इक्वल टू लॉग 2 टू द पावर x, है ना, ये क्या हो गया, लॉग 2 टू द पावर x आ गया। तो अब लॉग a अपॉन लॉग b, मतलब क्या हो जाएगा, लॉग a माइनस में लॉग 14 माइनस लॉग 5.07 इज इक्वल टू
log a to the power x मतलब x log है, तो x log 2 आ गया। ठीक है, अब आपको देखो लॉग टेबल देखना आती है। 14 को पहले क्या लिख लेंगे, 1.4 इंटू 10 टू द पावर 1, है ना, ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, ये तो लिखा ही हुआ है उस फॉर्म में। ठीक है, तो अब इसको चाहो तो आप अलग अलग निकाल दो, ये लिख देंगे log 1.4 इंटू 10 टू द पावर 1 माइनस log 5.07 इज इक्वल टू x log 2, है ना। अब ये 10 की पावर ये 1 आ जाएगा, प्लस log 14 का काय में देख लोगे, 0 में, है ना, लॉग टेबल में, है ना। 14 का किस में देखेंगे, 0 में, कितना आ रहा है। हाँ, तो उसको पॉइंट में लिखते हैं 0.1461 माइनस, अब यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं 10 की पावर, और ये इसमें तो 50 का काय में देखेंगे 7, है ना। 5.07 है तो 50 का 7 कितना आ रहा है ना। 50 इधर देखेंगे, 7 इधर, उसके नीचे की वैल्यू देखेंगे, इसमें पीछे दे रखी लॉग टेबल, तो 0.7050 इज इक्वल टू एक्स लॉग 2, तो हाँ 0.3010। ठीक है, अभी कितना आ रहा है ये सब करके, ये 1.1461 हो गया, माइनस इतना 3 क्यों, 3 नहीं आएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा ना। देखो ये तो हो गया 1 पॉइंट, ये है ना। अब ये हो जाएगा 1.14 और 11 माइनस 7, ये है ना, इज इक्वल टू 0 पॉइंट, या अपॉन में कर दिया, अपॉन 0.3010 इज इक्वल टू, देखो ये यदि 45 होता, है ना, और ये 30 होता, ठीक है, तो कितना आ जाता, ऊपर 1.5 आ जाता, है ना। 45 और 30 होता तो 1.5 आ जाता। ठीक है, तो लगभग वही है, ऑलमोस्ट वो है। ऊपर वाले को लिख लो 0.45 और नीचे को लिख लो 0.30, इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 1.5 है ना। थोड़ा बहुत देखो, है ना, ये 44 को 45 कर लिया और 30 नीचे को 30 कर लिया, तो इसको करोगे तो 1.5 आ जाएगा। ठीक है, नहीं 1.40 इंटू 10 टू द पावर -4, 4.3 था क्या, अच्छा मैंने तो यही सुना था तो मैंने वही ले लिया। ठीक है, चलता है ना, डेसिमल के सेकंड प्लेस पे अपन वो भी कर दो तो चल जाएगा। ठीक है, 4.3 लेके भी आप लोग कर सकते हो, है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। मैंने सुना ही वो है ना, इसलिए मैंने वही लिखा। ठीक, तो देखो ये क्या आ गया, 1.5 आ गया, तो देखो x आ गया 1.5, ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे। यदि कभी भी प्रॉब्लम आए, ये दोनों जगह, जैसे ये था, ये मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा कि 1 को क्या लिखे 3 की पावर में, तो लॉग ले लो, है ना, तो हो जाएगा log 1 इज इक्वल टू y log 3, है ना, इस ढंग से हो जाएगा। ठीक है, तो log 1 तो क्या होता है, 0 होता है ना, और log 3 की वैल्यू मतलब 0 हो गया तो y इक्वल टू अपने आप ही 0 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया तो इज इक्वल टू y, है ना। log 3 की वैल्यू कुछ भी अपॉन में आएगा तो 0 ही आएगा, तो देखो ऐसे भी आएगा, है ना। तो कभी भी प्रॉब्लम आए तो लॉग ले लो दोनों तरफ, है ना, अपने आप आंसर है। किसकी, log 3, log 3 0 पॉइंट कितना होता है, 47 शायद, 0.47, हाँ 0.47। ठीक है, लेकिन उससे मतलब नहीं ना, ये अपॉन में आएगा तो अपने आप ही 0 हो जाएगा, है ना, इसलिए हमको कुछ वो ही नहीं। और नहीं तो 30 का 0 में देख लो, उससे आ जाएगा आंसर, है ना। जैसे मान लो 0.00 लिख लिया, 30 का 0 में देख लो, है ना। वैसे ये याद कर लो, देखो log 2 log 3 log 7, है ना, बस इतने से ही काम चल जाएगा। 3 log 7.84 शायद 0.8, बस 2 डेसिमल तक की, बस उतने तक कर।
हाँ, और जैसे आप मान लो log 4 है तो 2 log 2 हो जाएगा, log 5 है, जैसे मान लो log 5 निकालना है तो log 10/2 हो गया, log 10 माइनस log 10 1 होता है, log 2 पता ही है, तो log 5 आ जाएगा। ऐसे आप सब निकाल लोगे, बस ये 3 की वैल्यू याद रखो ना तो सब आ जाते हैं, पूरा किसी का भी log आ जाएगा, है ना, अप्रोक्सीमेट एकदम वो नहीं तो, लेकिन हमारे काम तो चल जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही है। हाँ, लेकिन जब लॉग टेबल का भी यूज करोगे कम से कम वो भी देखना आना चाहिए, है ना, कि वो भी देखना आना चाहिए, तो दोनों ऐसे काम है, ठीक है। तो देखो ये आ गया, तो अब हमारा रेट लॉ क्या हो गया, रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर 1.5 और बी टू द पावर 0। तो ऑर्डर क्या हो गया इसका, टोटल भी 1.5 हो गया, है ना, क्योंकि वो तो 0 ही है। इसका मतलब इसकी रेट बी पे डिपेंड नहीं कर रही, है ना, बी की क्वांटिटी आप बढ़ाओ या घटाओ, है ना, बी की क्वांटिटी से रेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, ए पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा रेट लॉ निकल गया। उन्होंने क्या पूछा था क्वेश्चन में, ऑर्डर पूछा था, तो ऑर्डर हो गया 1.5, है ना, ए के रिस्पेक्ट में, और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा 0, है ना, वो टोटल ऑर्डर भी क्या बोलेंगे 1.5 बोलेंगे, ठीक है, टोटल ऑर्डर भी क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे निकल आया हमारा क्या ऑर्डर, आया, समझ में आया, है ना। तो देखो अब इस टाइप के, अब मैं कुछ क्वेश्चन भेजूंगा तो वो करना इस टाइप के, है ना, कोशिश करना कि ये बिना उसके आए, है ना, मतलब नहीं, मतलब एक बार तो करके करना, एक बार ऐसे कोशिश करना कि सिर्फ देख के आ जाए हमको, ऑब्जर्व करके। जैसे देखो क्या था, फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में ए की वैल्यू चेंज हो रही थी, ए की वैल्यू भी सेम थी, है ना, ए की वैल्यू सेम थी, बी की वैल्यू में क्या हो रहा था 0.3 और क्या था दूसरे में, हाँ पॉइंट जो भी था, है ना, देखो 0.3 से वो हो रहा है, लेकिन आर की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आ रहा था, तो इसका मतलब पावर में 0 ही होगा, ठीक है। यदि इसकी वैल्यू में चेंज आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये y 0 होगा, ठीक है ना, ऐसे अपने आप ही मतलब वही आंसर आना है आपका, ठीक है। यदि रेट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है उसके चेंज होने पे, इसका मतलब हुआ उसके चेंज होने से रेट पे फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसका मतलब उसकी पावर क्या आएगी 0 आएगी, है ना। तो लॉजिकल भी वो ऐसे आ जाता है, ठीक है। अब यदि इसमें मान लो डबल हो रहा हो, है ना, और इसमें 4 टाइम्स हो रहा है तो पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, इसमें डबल हो रहा है और इसमें भी डबल आ रहा है तो पावर 1 आ जाएगी, है ना। ऐसे ऐसे उसको देख के भी, जैसे सेकंड वाले क्वेश्चन में हम देख के कर सकते थे, है ना, जो सेकंड क्वेश्चन है वो देख के कर सकते हैं, ठीक है, कि सेकंड वाले में जैसे कौन सा फर्स्ट और, एक मिनट बताओ, जैसे एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2 और 3, है ना, तो एक्सपेरिमेंट 2 में क्या है, बी की वैल्यू 0.2 से 0.4 हो रही है, ए की तो सेम है, तो बी की वैल्यू डबल हो रही है, और रेट क्या हो रही है 7.2 से 28.8 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगी, वो -1 में दे रखी है तो उसको 28 कर लेंगे, मतलब 4 टाइम्स हो रही है, इसका मतलब बी की पावर में क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए ना, तो देखो ऐसे खुद ही हो जाएगा। और दूसरे में फर्स्ट और फोर्थ में ए की वैल्यू 4 टाइम्स बढ़ रही है, 0.1 से 0.4 हो रही है, और बी की वैल्यू भी 4 टाइम्स बढ़ रही है नेक्स्ट वाले की, है ना। फर्स्ट और फोर्थ में बी की वैल्यू बढ़ ही नहीं रही है, सेम है, तो ए की देखो, ए की क्या हुई 0.1 से 0.4, मतलब 4 टाइम्स, है ना, और रेट क्या हो रही है 6 से 24, है ना, यदि 10 की पावर सेम बनाओगे तो ये भी 4 टाइम्स, तो दोनों 4 टाइम्स है, तो आंसर क्या आना चाहिए 1, तो इसका मतलब आपका x1 आ जाएगा और y2 आ जाएगा, है ना। तो कॉम्पिटेटिव में ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, है ना, कभी भी ऐसे लिख के करना नहीं, है ना, ऐसे करके करना है, ऑब्जर्व करके, ठीक है, तो ही आपका टाइम बचेगा, नहीं तो इतने सारे में तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा, है ना। और वो देंगे भी ऐसा, जैसे 4.11 है वैसा क्वेश्चन आएगा, है ना, इस वाले जैसा नहीं आएगा कि 1.5 ऐसा है, ठीक है, वैसा वाला आएगा, ऐसा बोर्ड के लिए इस ढंग का आ सकता है, ठीक है। तो देखो ऐसे हम ये सॉल्व कर सकते हैं कोई भी इस टाइप के क्वेश्चंस, है ना। मैं पुराने एग्जाम के कुछ एक भेज दूंगा,
है ना। तो उसमें भी ऐसे पहले ऐसे कोशिश करना खुद से निकालने की, है ना। तो क्योंकि हाँ, जैसे आप अच्छा वाला क्वेश्चन देखो 4.111, है ना, उस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो। उसमें एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट 3 देखो, है ना। एक्सपेरिमेंट 2 और 3 में ए की वैल्यू सेम दे रखी है ना, और बी की वैल्यू में क्या हो रहा है, डबल हो रही है। बी की वैल्यू क्या हो रही है, डबल हो रही है, ठीक है। और रेट आप देखो तो रेट कितनी हो रही है, 4 टाइम्स बढ़ रही है ना, कि वैल्यू ऑफ बी बिकम डबल, बी की वैल्यू बी से 2b हो रही है, और रेट जो हो रही है वो 4 टाइम्स हो रही है ना, जब ए में कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब बी की पावर में हम क्या लगा दें, 2 लगा दें, तो देखो b की पावर में 2 लगा देंगे तो 4b² आ जाएगा, मतलब 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, है ना। तो ऐसे आपके b की पावर क्या आ गई, 2 आ गई, है ना। फिर एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और फोर्थ देखो, है ना। फर्स्ट और फोर्थ में b में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, लेकिन a में क्या आ रहा है, 0.1 से 0.4, है ना। 0.1 से क्या हो रहा है, 0.4 हो रहा है, मतलब 4 टाइम्स बढ़ रहा है ना। और रेट भी आप देखोगे तो रेट भी 4 टाइम्स बढ़ रही है। तो जब ये भी 4 टाइम बढ़ रहा है और ये भी 4 टाइम बढ़ रहा है, इसका मतलब ए की पावर में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। ऐसे इस ढंग से आया, समझ में आया, है ना। तो इस ढंग से देखो ऐसा निकाला। अब फर्स्ट वाले को भी ऐसा करके देखना, फर्स्ट वाले में एक पार्ट आ जाएगा, एक नहीं आ पाएगा, है ना, क्योंकि उसके लिए आपको इतना पता होना चाहिए 1.5 मतलब उतने टाइम्स का, तो वो ढंग से नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो उसमें एक पार्ट जरूर निकल आएगा, वाई क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि रेट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है बी की वैल्यू चेंज होने से, है ना। तो जब यदि रेट चेंज नहीं हो रही है बी की वैल्यू चेंज होने से, इसका मतलब बी की पावर क्या है, 0 है, ठीक है। ऐसे तो अब ये वाला क्वेश्चन, इसका सबसे ऊपर वाला जो लिखा हुआ 4 पॉइंट, सबसे ऊपर वाला कौन सा है, 4.86, हाँ देखो 4.6 देखो क्वेश्चन, उससे भी ये चीज समझ में आएगी जो अभी मैंने बताया, है ना। 4.6, अब 4.6 में क्या दे रखा है हमें, हाँ, एक कोई रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर है किसी एक रिएक्टेंट में, मतलब कोई रिएक्टेंट मान लिया ए है, तो ए टू द पावर क्या है, 2 है, सेकेंड ऑर्डर मतलब ए की पावर क्या है, 2 है, ठीक है। हाँ, अब आगे क्या दे रखा है, हाँ, अब बोला कि रेट कैसे इफेक्ट होगी यदि इसका कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया, मतलब ए को कितना कर दिया, हाँ ए को कितना कर दिया, 2a कर दिया, तो कितनी बढ़ जाएगी, 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, 4ka² आ जाएगा, मतलब कितने बढ़ गई, 4 टाइम। देखो इससे भी वही आ रहा है ना, इससे भी वही चीज आएगा ना, ए डबल हुआ तो रेट क्या हो गई, 4 टाइम्स, इसका मतलब पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, है ना। तो और इन्होंने उल्टा दिया, पावर 2 दे दी, अब बोला है डबल होने पे रेट क्या होगी, तो वही चीज हमें वहां ऑब्जर्व करनी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रेट बिकम 4 टाइम्स, है ना। अब दूसरे में क्या दे रखा है, ए को हाफ कर दिया, है ना, तो रेट क्या हो जाएगी हमारी, हाँ 1/4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। ओरिजिनल के वो 1/4, क्योंकि इसमें एक ही रिएक्टेंट है ना, एक से ज्यादा होता तो फिर दोनों का पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे करके, तो ये वही चीज है जो हमने वैसे करके देखी थी, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट से ऑर्डर निकाल सकते हो, रेट लॉ बना सकते हो, के की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। कोई भी एक में आर दे ही रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, एक्स और वाई निकल गए, तो फिर आप क्या निकाल सकते हो, के की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे के की वैल्यू भी आ जाएगी, हाँ हाँ, मतलब वो तो है कि कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और वो आधा हो रहा है ना, तो निश्चित रूप से फिर रूट में आएगा, फिर वो मतलब वो माइनस में आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल माइनस में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ज्यादातर माइनस में होते नहीं है ना, क्यों, क्योंकि फिर हमें ऐसी रिएक्शन कराने का कोई फायदा नहीं कि हम डाल ज्यादा रहे और मिल कम रहा है ना, मतलब रेट उसकी कम ही होती चली जा रही है, तो ऐसे ही हम फिर प्रोसेस नहीं। लेकिन हाँ, यदि ऐसा होगा तो पावर में माइनस आ जाएगी,
किसी का भी ऑर्डर माइनस का मतलब है कि उसको डालने पे रेट कम होती जाती है ना, तो कम हो रही है रेट यदि बढ़ाने पर, तो इसका मतलब क्या है, वो रिएक्शन क्या होने लग रही है, मतलब उसकी रेट कम होती चली जा रही है। जनरली ऐसा पॉसिबल, मतलब ऐसा होता नहीं है किसी में भी ना, रिएक्टेंट डालते हैं तो रेट जनरली बढ़ती है। ठीक है, हाँ तो देखो ये हमारा क्या हो गया, रेट लॉ हो गया, ऑर्डर हो गया, है ना, और एक क्या हो गया, मॉलिक्यूलरिटी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। वैसे लिखो, ऐसी हेडिंग डालो, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ये भी अच्छा है क्वेश्चन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होते हैं, हर ऑर्डर के लिए अलग अलग होते हैं। मतलब इंटीग्रेटेड रेट लॉ में रेट कांस्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में एक रिलेशन निकलता है, उसको बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है, तो अब इसके लिए पहला हम करेंगे फॉर जीरो ऑर्डर। यही एक छोटा सा डेरिवेशन टाइप का समझ लो। ठीक है, तो फॉर क्या है, जीरो ऑर्डर। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर का अब कोई भी एक रिएक्शन है, वो मान लो ए से क्या बन रहा है, पी प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, इनमें जो हमारे इंटीग्रेटेड रेट लॉ के क्वेश्चन है, उसमें हम ये मान के चलते हैं एक ही रिएक्टेंट है ना, इसके बेस पे सब दे रखे है ना, एक से ज्यादा के लिए नहीं दे रखे। ठीक है, एक एक के लिए हमारे कोर्स में। ठीक है, तो ए से क्या बन रहा है, पी बन रहा है। ठीक है, अब मान लिया है कि इनिशियली टी इक्वल टू 0 पर इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, R0। ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, R0। तब ये कितना होगा, 0। इनिशियली प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, क्या होगा, इसकी वैल्यू कम होती जाएगी और ये बढ़ता जाएगा। मान लो टाइम टी पर, टी टाइम पर ये कितना बन गया, एक्स बन गया कॉन्सेंट्रेशन, ये स्क्वायर ब्रैकेट में है ना कॉन्सेंट्रेशन। तो अब इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, R0 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना, पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, ना, टी टाइम के बाद क्या हो गया है, आर हो गया। ठीक है, इनिशियली कितना है, R0 है, और टी टाइम के बाद कितना हो गया, आर हो गया। ठीक है ना। अब हमने वो जो करा था, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन करी थी, कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट, है ना। तो वो क्या होता है, माइनस, हाँ, डीए बाई डी टी होता है, लेकिन ये डीए कितना है, R0 है, तो क्या हो जाएगा माइनस, या सॉरी, यहाँ पे कितना है, आर हो गया ये टी टाइम पर, एट टाइम टी रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी आर बाय डी टी। क्या हो जाएगी, रेट इतनी हो जाएगी। हमने निकाला था ना, एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या होती है, डी आर बाय डी टी होती है। ठीक है, उस समय जो भी कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, अब बाय रेट लॉ, रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर। ऑर्डर कितना है, 0, है ना, वही होता है ना। रेट लॉ क्या होता है, रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स, है ना, और यहाँ एक्स क्या है, 0 हमारा, क्योंकि हमने किसके लिए रखा है, 0 ऑर्डर के लिए। पहले ही हमने मान लिया है कि 0 ऑर्डर है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, रेट इज इक्वल टू के आ जाएगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, दो तरह से हमने रेट निकाली, एक वो इंस्टेंटेनियस रेट, और एक क्या निकाली, रेट लॉस है। अब ये सेम रिएक्शन है, तो ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना। सो 1 इज इक्वल टू 2, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब क्या हो जाएगा, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के आ जाएगा, है ना, इक्वल टू क्या आ गया, के आ गया, या माइनस डी आर इज इक्वल टू क्या आ गया, के डी टी आ गया। ठीक है, अब देखो, अब ये कब निकाली हमने, इस पर्टिकुलर टी टाइम पे निकाली,
लेकिन रिएक्शन कहां से चल रही है, जीरो से चलती आ रही है ना। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे की यदि निकालना है तो उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट बोलते हैं, है ना। तो इसको हम क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। तो इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। अब इसके दो तरीके हैं, या तो लिमिट लगा के करो और या फिर अलग ढंग से भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट वगैरह यूज करना पड़ता है, ठीक है। अपन चलो पहले लिमिट ही लगाते हैं। तो क्या हो गया, देखो अब इसके बाद यहां से, ठीक है, अब क्या हो गया, माइनस dr/dt। चलो इसको dr को इधर ले लो, उसको क्या कर दिया, kdt इधर कर दिया, है ना। अब ये कहां होगा, ये जीरो से कहां तक जा रहा है, r तक। इनिशियली सॉरी, जीरो से नहीं, r0 से r, है ना। कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, r0 to r, और टाइम क्या हुआ, 0 से t, ना। टाइम क्या हुआ, 0 से t, ठीक है। तो हमने इसमें लिमिट लगा दी, r0 से क्या, हाँ k को बाहर कर देंगे, k को बिल्कुल बाहर कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो dr का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का क्या होता है, x, नहीं वो x dx का होता है, x स्क्वायर, dx का सिर्फ x होता है ना, r होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, है ना। और अब इसको मतलब करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना, ठीक है, ऐसा हो जाए। और यदि मान लो इसको ऐसा नहीं करना तो पहले एक स्टेप और लिख देना, आर लिख दो और यहाँ पे r0 और r लिख के फिर एक और स्टेप कर सकते, ठीक है, कभी हमको कंफ्यूजन हो। अब ये k और इसका भी क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, है ना, 0 to t। तो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, r माइनस r0, है ना, इज इक्वल टू के, और ये तो सिर्फ t बचेगा, t माइनस 0 मतलब t, है ना, क्योंकि अब उसमें अपर t और माइनस 0, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। अब इसमें क्या हुआ, हमको वो नहीं लगाना पड़ा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और यदि हम लिमिट नहीं लगाते तो पहले वो लगाना पड़ता, फिर उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसे कर सकते हैं ना, सिंपल सा है, इसको ऐसे कर दो ज्यादा अच्छा। अब इसको ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, r0 माइनस r इज इक्वल टू KT हो गया, है ना, ठीक है, ये आ गया। अब k की टर्म्स में वैल्यू निकाल लो इसकी, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया, r0 माइनस r अपॉन t। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर, है ना। इस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल आ सकता है डायरेक्ट, ना, k निकालने को आ सकता है, t निकालने को आ सकता है। अब यहाँ पे देखो, पहले एक बार यहाँ पे मेंशन कर लेना, r0 क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और r क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t, है ना। t टाइम बाद वो कितना बच रहा है। देखो ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है, कई बार हम क्या कर लेते हैं, r वो ले लेते हैं जो खत्म हो रहा है ना, कन्वर्ट हो रहा है, वो नहीं लेना, r वो लेना है जो बचा हुआ है ना। जैसे मान लो हमको बोलते हैं कि यार रिएक्शन इज 40% कंप्लीटेड, तो मान लो इनिशियल हम 100 मान लेते हैं, तो फाइनल 60 होता बचा हुआ, है ना, 40 नहीं होता, 40 कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, लैंग्वेज से हमको ये पता करना है कितना, हाँ हाँ, r0 इनिशियल है और r इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स आफ्टर टाइम t, है ना। इसको r को जरूर से अच्छे से वो कर लो, है ना, कि कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग आफ्टर टाइम t, है ना, t टाइम पर ये कितना बचा हुआ है वो है, खत्म होने को माइनस कर दिया इसमें, ठीक है। तो दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर, है ना, ठीक है। अब इस पर इसका देखो, अब इसमें क्या है, दो चीज वेरिएबल है, एक तो ये r चेंज हो रहा है ना, r हमेशा चेंज होता रहेगा, कोई भी टाइम पे r चेंज होता रहेगा, दूसरा चेंज हो रहा है टाइम, है ना, दो वेरिएबल है। तो अब इन दोनों के बीच में हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अब इसको क्या कर दो, ये वाली इक्वेशन को ले, है ना। अब इसमें से क्या करो कि इसको इधर ले लिया और KT को इधर ले लो, तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू
आर नॉट माइनस के टी। देखो सबसे पहले इस इक्वेशन से ये देख लो ये आ रहा है कि नहीं, है ना। देखो क्या कर दिया हमने, इस आर को उधर लिख इधर दिया, बाकी उसको उधर ले लिया, तो वो भी प्लस में हो गया और इधर आके के टी माइनस में हो गया, है ना। तो इसको लेकिन क्योंकि वहां कंफ्यूजन नहीं हो जाए कभी भी, या फिर इससे बना लो, के टी इधर आ गया, है ना, ये आर को इधर ले लिया, के टी को उधर ले लिया, ठीक है। क्योंकि हमको क्या है, इसको उस फॉर्म में लाना है, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, है ना। y इज इक्वल टू क्या हो गया, c प्लस एम एक्स, ठीक है, या एम एक्स प्लस सी बोलते हैं। तो हाँ क्या, तो ये क्या बन गई, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। तो इफ यू प्लॉट ग्राफ बिटवीन आर एंड टी, तो वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन अब इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव, इसलिए लाइन कैसी आएगी, इस ढंग से ना, है ना, क्योंकि स्लोप क्या है, माइनस है। तो स्लोप क्या हो गया, माइनस के, और इंटरसेप्ट कितना हो गया, आर नॉट, है ना। आर नॉट इज इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। पॉजिटिव होती तो ऐसा होता, ये ऐसी होती है ना। देखो पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट आ रहा है, तो यहां कहीं से ऐसी हो जाएगी, ठीक है। और यदि ये इंटरसेप्ट भी नहीं आता, तो ये जैसे इक्वेशन हो जाती है y इज इक्वल टू एम एक्स, तो ये यहां से चालू होती है ऐसे पॉजिटिव, और निगेटिव में ऐसे होती, ठीक है। नहीं हाँ, इसलिए नहीं होगी, वो तो एक पूछा कि पॉजिटिव हो तो कैसा ग्राफ आएगा। पॉजिटिव तो होगा ही नहीं, क्योंकि रिएक्टेंट कम होता जा रहा है ना, तो कम होता जा रहा है, इसलिए नीचे आते जा रहा है ग्राफ, है ना। इनिशियली सबसे ज्यादा है और धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए इसका स्लोप आना ही निगेटिव चाहिए, है ना, क्योंकि टाइम के साथ आर की वैल्यू कम होती जा रही, ठीक है। तो इसलिए आना ही ऐसा चाहिए था इस ग्राफ, ठीक है। जितने भी ग्राफ बनेंगे सब ऐसे ही आएंगे, है ना, कोई सा भी ऑर्डर हो, बस चेंज क्या हो जाएगा, इस जगह पे चेंज होगा, किसी में आर रहेगा, किसी में कुछ और रहेगा, ठीक है। बाकी आएंगे सब इसी टाइप से आएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है हमारा, ऐसे हो जाता है। आया, समझ में आया, है ना। तो ये ग्राफ, अब ऐसा देखो, ऐसा आया हुआ है क्वेश्चन बोर्ड में, ये ग्राफ दिया हुआ है आर और टी के। अब आर की जगह वहां सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन भी लिखा हो सकता है ना, या कुछ और भी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन के साथ ए भी लिखा हो सकता है, कुछ भी हो, बस यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है और टी है। यदि इन दोनों का ग्राफ ऐसा आ रहा है, तो ये हमेशा कौन सा होगा, जीरो ऑर्डर हो, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में ये ग्राफ देके पूछा हुआ है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, जीरो। फिर पूछा है व्हाट इज द स्लोप ऑफ रिएक्शन, तो वो माइनस के, और फिर तीसरा पूछा हुआ था व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तब हमको जीरो ऑर्डर पता चल गया, और यूनिट का भी हमारे पास फॉर्मूला है ही, तो उससे यूनिट है ना, वो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, है ना वो, हाँ मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, वो हमारी यूनिट है, ठीक है। तो वो उससे यूनिट आए। तो ऐसे ये 2 मार्क का ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड, ठीक है। ग्राफ बना के ये सब पूछा, ऑर्डर, यूनिट और स्लोप, ठीक है। और हमारे कोर्स में सिर्फ 2 ही हैं, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर, तो हमें बस 2 का ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये जीरो ऑर्डर का तो ये हो गया, ठीक। अब एक और चीज इसमें लिखो, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड। अच्छा ये आया, समझ में आया शुरू से, क्योंकि कभी हो सकता हो कि 2 मार्क में यही पूछ लें कि डिराइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर, है ना। तो इसको फिर इस ढंग से हमको करना पड़ेगा, ठीक है ना। और यदि आप मान लो कभी यहां पर ऐसे लिमिट नहीं लगाते, है ना, तो फिर आपको क्या होता है, आर इक्वल टू के टी प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेना पड़ता है ना, और फिर आर वो जीरो का पुट करके फिर उसके बाद फिर उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है, ठीक है। उससे बेटर है कि ऐसे ही करो, ठीक है। बुक में हमें वैसे दे रखा है दूसरे तरीके से, ठीक। हाँ अब लिखो हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब, हाँ है वो ही, मगर वो फर्स्ट ऑर्डर होती है,
रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो फर्स्ट ऑर्डर होती है, उसका भी हाफ लाइफ पीरियड होता है, ऐसे हर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड होता है, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर। तो हाफ लाइफ पीरियड का मतलब टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, कि जितने समय में हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में। तो इनिशियली तो ये आर नॉट था, तो ये जीरो था। अब टी हाफ मतलब हाफ लाइफ पीरियड, टाइम हमारा कितना हो रहा है टी हाफ। टी हाफ मतलब T1/2, मतलब T अपॉन 2 नहीं है ये, टी हाफ इज ए सिंबल ऑफ हाफ लाइफ पीरियड, है ना। इस हाफ लाइफ पीरियड को हम डिनोट कर रहे हैं इससे, T1/2 से, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है उसको, है ना। तो टी हाफ का मतलब क्या हुआ कि ये जो आर है जो बचा हुआ है वो कितना हो जाए, इनिशियल का आधा, मतलब आधा का हो गया, कन्वर्ट हो गया, है ना। ये भी इतना बन गया और ये भी इतना ही रहेगा, ये मतलब इस टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ, है ना। कि मान लो इनिशियली हमारे 100 मोल थे, तो कितने, जब 50 मोल हो जाए इसके, तो उसको उतने टाइम को बोलेंगे उसका हाफ लाइफ पीरियड। दोनों सेम हो जाए, है ना, 50-50%, ठीक है। तो उसको बोलेंगे, यदि एक एक ही है दोनों, है ना, मान लो ये 2 में कन्वर्ट हो रहा है तो फिर कुछ भी हो सकता है, मगर 50% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, है ना, उसको बोलते हैं। डेफिनेशन भी चाहो तो ऐसे लिख लो, हाफ लाइफ पीरियड मीन्स टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ठीक, अब ये टाइम निकालना है, तो अब हम लेंगे बाय इंटीग्रेटेड रेट लॉ। K इज इक्वल टू क्या होता है, आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, है ना। तो अब एट टी हाफ टी प्रोडक्ट, आर इज इक्वल टू क्या हो गया, आर नॉट बाय 2 हो गया, और टी इक्वल टू कितना हो गया, टी हाफ हो गया। इसको इसमें पुट कर दो, ठीक है, पुट कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा इसमें, है ना। पुट करा तो क्या हो गया, K इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर नॉट बाई 2 अपॉन टी हाफ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, K इज इक्वल टू आर नॉट बाई 2, हाँ ये तो ये आ गया, और या फिर इसको लिख सकते हैं टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन 2K, है ना। दिस इज हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट, नहीं सॉरी, जीरो ऑर्डर, है ना। जीरो ऑर्डर के लिए ये रहेगी, जो भी आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है उसको 2K से डिवाइड करें तो आ जाएगा, उसका वो टाइम आ जाएगा जितने समय में वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब K गिवन होगा, है ना, उस केस में K गिवन होगा, ठीक है। K क्या होता है, रेट कांस्टेंट, तो वो तो उस रिएक्शन के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आपका टी हाफ आ जाएगा। लेकिन आप बताओ टी हाफ इसमें हमेशा सेम रहेगा कि अलग अलग आएगा, टी हाफ की वैल्यू चेंज होगी कि सेम आएगी, हमेशा चेंज होगी। क्यों चेंज होगी, क्योंकि वो आर नॉट आ गया ऊपर, है ना। तो इनिशियल हम जैसे इनिशियल चेंज करेंगे कॉन्सेंट्रेशन, टी हाफ अपने आप चेंज होगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, किसके, हाँ उसके लिए तो फिर फिक्स ही हो जाएगी, है ना, तो उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के लिए फिक्स होगी। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने पर क्या होगी, अलग अलग होती जाएगी, और रिएक्शन होती है तो कॉन्सेंट्रेशन अपने आप चेंज होते जाता है ना। तो हर पॉइंट पे बदलती जाएगी, ठीक है, टी हाफ की वैल्यू हर पॉइंट पे बदलेगी, ठीक है, हाँ, है ना। फिर उसके बाद हमेशा चेंज होता जाएगा ना कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है तो हर एक के लिए वो चेंज होती चली जा रही है ना। तो जीरो ऑर्डर के लिए हमेशा चेंज होगी, है ना, इट इज डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन, है ना। के देखो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, है ना, हो गया ना, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब देखो इसका इसका भी ग्राफ बन सकता है ना। अब ये क्या हो गया, आर नॉट इज इक्वल टू 2K टी हाफ, ठीक है।
अब इसमें यदि हम आर नॉट, ये काय की इक्वेशन हो गई, y इज इक्वल टू एम एक्स की इक्वेशन है। यदि हम किस में ग्राफ प्लॉट करें, आर नॉट मतलब कॉन्सेंट्रेशन, और टी हाफ में ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा आएगा, ऐसा आएगा। तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक, तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स की इक्वेशन। तो इसमें ग्राफ पूछने के चांस बहुत होते हैं, है ना, इस लेसन में, है ना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ऐसे ग्राफ बना बना के देके आपको पूछ सकते हैं कि विच ग्राफ इज रिप्रेजेंट जीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर, है ना, ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक, तो दिस इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर एंड हाफ लाइफ पीरियड, है ना। हम फर्स्ट ऑर्डर का करने के बाद फिर एक साथ क्वेश्चन करेंगे ना दोनों। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, देखो बिल्कुल सेम है ना, वैसे ही स्टार्ट करेंगे। ए से क्या बना, पी, है ना। इनिशियली टी इक्वल टू 0 पर ये क्या था, एक बार देखो और रिवाइज हो जाएगा पूरा का पूरा। ये 0 था, टाइम टी इक्वल टू टी पे ये आर हो गया है ना। आर कितना होगा, आर नॉट माइनस एक्स, यदि ये कितना बन गया, एक्स बन गया। ठीक, अब हमको पता है कि बाय इंस्टेंटेनस रेट, इंस्टेंटेनस रेट एट टाइम टी, तो क्या हो जाएगा, माइनस डी आर बाई डी टी हो जाएगी, रेट इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी, है ना। वो तो सभी के लिए यही होगा, है ना, ऑर्डर से उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि वो तो हमारा अलग तरीके से निकला हुआ है। ठीक है, फिर बाय रेट लॉ, रेट लॉ में ऑर्डर से फर्क पड़ता है। रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, और उस समय के कॉन्सेंट्रेशन के पावर में ऑर्डर। अब यहाँ ऑर्डर कितना है, 1। देखो ये चेंज आ गया, है ना, कि इसका ऑर्डर कितना है, 1 है ना। तो यहाँ पे ये चेंज हो गई। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। अब ये भी दोनों सेम रिएक्शन की रेट हैं, तो 1 इज इक्वल टू 2, मतलब माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हो गया, के आर हो गया, है ना, के आर हो जाएगा ना। ठीक है, तो माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के आर, या माइनस, अब देखो आर को इधर लाना पड़ेगा क्योंकि डी आर के रिस्पेक्ट में आर का, डी आर इज इक्वल टू के डी टी। ठीक, अब क्या कर देंगे, सेम इंटीग्रेट, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाय आर डी आर, है ना, और ये आर नॉट से आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये चलो पहले से बाहर निकाल लो, 0 टू टी डी टी, है ना। ठीक है, यहां तक तो बिल्कुल सेम का सेम करते आ रहे हैं, बस एक ही चेंज हो गया, यहाँ एक आर आ गया, है ना, बाकी और कोई भी चेंज नहीं है अभी। ठीक है, अब 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई एक्स डी एक्स का लॉग एक्स, है ना, लॉग, लेकिन बेस क्या होता है उसका, हाँ एल एन, मतलब बेस ई होता है ना। ठीक है, यहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंस है वो, है ना, मैथ्स में उतना आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट, एल एन आर, है ना, ये हो जाए। ठीक है, ये दोनों दूसरा ब्रैकेट लगा लो क्योंकि नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये अब ये आर नॉट से आर, है ना, और डी टी का तो वही टी हो जाएगा, 0 टू टी। अब वही लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो बोर्ड के लिए सब स्टेप कर देना ढेर सारी, है ना, जितनी बन जाए उतनी कर दो। माइनस एल एन आर नॉट इज इक्वल टू के टी, है ना, या एल एन आर नॉट
माइनस एल एन आर इज इक्वल टू के टी, है ना, या फिर क्या हो जाएगा, एल एन आर नॉट अपॉन आर हो जाएगा, है ना, लॉग ए माइनस लॉग बी, है ना, लॉग ए बाय बी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, एल एन आर नॉट बाय आर। एल एन का मतलब है लॉग बेस ई, है ना, उसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगी, 2.303 का मल्टीप्लाई करोगे तब मिल पाए, ठीक है, वो तो हम एंड में खुद ही कर लेंगे उसको। तो k इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/t एल एन आर नॉट बाय आर। तो देखो एक तो ये, है ना, और अब लॉग बेस 10 में करना है तो क्या करते हैं, 2.303 का मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग, लॉग का मतलब अब बेस क्या हो गया इसका, 10 हो गया। अब इसकी वैल्यू आपको हमारी बुक के जो लॉग टेबल है उससे मिल जाए, है ना, इसकी नहीं मिलेगी, देखना ध्यान रखना ना, इसमें जब तक इसका मल्टीप्लाई नहीं करोगे जब तक फिर वो वैल्यू गलत है, ठीक है, पहले उसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा लॉग बेस 10 में, उसके बाद ही करेंगे। इसलिए आपको ये फॉर्मूला मोस्ट यूजफुल फॉर्मूला, है ना, और ये सेम का सेम फॉर्मूला आपको काय में आएगा, फिजिक्स में भी, रेडियो एक्टिविटी में, है ना, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना, तो उसमें भी ये की ये फॉर्मूला आएगा, बस उसमें के की जगह ज्यादातर लेमड़ा वर्ड यूज करा हुआ है ना, तो उसको रेट कांस्टेंट की जगह डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोल देते हैं, क्योंकि ये कॉमन है हर रिएक्शन के लिए, वो सिर्फ पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव के लिए बनाया हुआ, बात वही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सब कुछ एक ही जैसा, ठीक है। तो ये कि ये डेरिवेशन भी होगा आपको फिजिक्स में, या नहीं भी हो, डायरेक्ट लिखाया हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आए, समझ में आए। तो k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाय आर। अब देखो इसमें भी यदि हम r और t के बीच का ग्राफ निकालना है तो इस इक्वेशन से, देखो इस इक्वेशन को देखो, या फिर पहले इससे ऐसा बनाओ, है ना, तो अब इससे क्या करो, के टी आर नॉट को सबको एक तरफ कर लो और सिर्फ एल एन आर को एक साइड रहना। तो क्या कर देंगे, इसको उधर ले लिया और इसको वापस इधर लिया है, तो के टी माइनस में आ जाएगा और इसका माइनस साइन हट जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, एल एन आर इज इक्वल टू एल एन आर नॉट माइनस के टी, है ना, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये देखो के टी को इधर ले लिया तो माइनस के टी हो गया, और इसको इधर ले लिया तो ये प्लस हो गया, है ना, तो ये बन गया। अब ये फिर वो इक्वेशन हो गई, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, है ना, उसकी इक्वेशन हो गई, ठीक। तो आप फिर ग्राफ प्लॉट कर लो। अब इसमें देखो ग्राफ किसके बीच में आएगा, एल एन आर और टी के बीच में, उसमें किसमें आया था, आर और टी के बीच में, देखो जीरो ऑर्डर में उसमें करा होगा हमने, आर और टी के बीच में, यहां किसके बीच में आएगा, एल एन आर और टी का ग्राफ बिल्कुल सेम ही आएगा, क्योंकि स्लोप निगेटिव है अभी भी, और इसका स्लोप क्या हो गया, वही हो गया माइनस के, लेकिन इंटरसेप्ट क्या हो गया, एल एन आर नॉट, ठीक, देखो ये बन गया। लेकिन यदि इस स्लोप को हम इससे बनाए 2.303 के बाद, तो फिर इसके स्लोप में चेंज आ जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा वो, देखो इसमें दोनों ग्राफ प्लॉट करेंगे हम, है ना, यदि इसको करते हैं लॉग आर और टी तो भी ये आएगी, लेकिन अब इसका स्लोप आएगा माइनस के अपॉन 2.303 और इंटरसेप्ट हो जाएगा लॉग आर, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक। ये दोनों ही ध्यान रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा है, लॉग आर और टी का ग्राफ दिया और इसका स्लोप की वैल्यू दी है और पूछा है के बताओ, है ना, तो यदि उससे कर दिया तो डायरेक्ट हो जाएगा, फिर वो माइनस के से कर देंगे तो स्लोप निगेटिव देंगे। जैसे मान लो दे दिया कि इस लाइन का स्लोप है 2 इंटू 10 टू द पावर -3, -2 इंटू 10 टू द पावर -3, है ना, और पूछा कि के की वैल्यू बताओ, है ना,
तो यदि हमने उससे कर दिया तो डायरेक्ट हमारा आंसर इतना ही आ जाएगा, है ना, लेकिन वो गलत होगा। यदि हमको log r और t का दिया है तो इसको इससे इक्वेट करना, माइनस के अपॉन 2.303 इज इक्वल टू -2 इंटू 10 टू द पावर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि log r और t का ग्राफ है कि ln r और t का, है ना। ln r और t का होगा तो स्लोप डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा माइनस के, और log r और t का होगा तो स्लोप होगा माइनस के अपॉन 2.303, है ना। इसको ध्यान में रख के करना। देखो ऐसा क्वेश्चन आ चुका है ना, इस ढंग से क्वेश्चन, तो दोनों में ये डिफरेंस है। जीरो ऑर्डर में ये प्रॉब्लम नहीं थी, वहां आर और टी के बीच का ग्राफ था, है ना। और कभी आपको log r और t के बीच के ग्राफ देके पूछे, ऐसा ग्राफ देखे कि कौन सा ऑर्डर है, तो कौन सा होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर, है ना, ln r या log r। और सिर्फ r और t का पूछे तो कौन सा होगा, जीरो ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि दोनों में बस ये डिफरेंस है इस जगह पे, सभी ऑर्डर में ऐसे ही होता है, यहां डिफरेंस आता है, बाकी ये तो सेम ऐसे ही ग्राफ। ठीक आया, अच्छे से समझ में आया ये। तो इसको ध्यान रखना है ना, कि ये और वो, है ना, ये डिफरेंस होता है। तो हमको यदि ln और log में डिफरेंस पता है तो अपने आप ही हमको समझ में आए कि ये इसमें डिफरेंस है। हाँ, अब वापस इसकी निकालो हाफ लाइफ पीरियड। हाँ करो, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, वही होगा टी हाफ टाइम, यदि टी हाफ है तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि उसी को बोलते हैं हम हाफ लाइफ पीरियड, उसको ही बोलते हैं जब आधा हो जाए, है ना। तो क्या हो जाएगा, आर की जगह पर आर नॉट बाय 2 हो जाएगा। तो अब ये इक्वेशन ले लो, के इज इक्वल टू 2.303 बाय टी log आर नॉट बाय आर। ठीक है, तो k इज इक्वल टू, या चलो t को इधर कर लो, t की जगह क्या आ गया, टी हाफ 2.303 बाय के log आर नॉट अपॉन आर नॉट बाय 2, है ना, मतलब क्या हो जाएगा, log 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू हो गया 2.303 बाय के log 2। आर नॉट क्यों हो गया जब नीचे आर था, तो और आर नॉट टी हाफ है ना, से आर नॉट के हो गया, या आर से आर का हाफ हो जाएगा तो आर नॉट हो जाएगा, आर इंडक्शन टी हाफ पे आर इक्वल टू आर नॉट बाय 2 होता है। टी हाफ मतलब आधा ही बचा है वो इनिशियल का, है ना। टी हाफ का मीनिंग ये कि टी हाफ पे इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका आधा काय में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसलिए आर इक्वल टू आर नॉट बाय 2 आ गया। ठीक है, जब भी किसी का भी हाफ लाइफ पीरियड पूछे तो आर के प्लेस पे आर नॉट बाय 2 आ गया। लेकिन अब आपको क्वेश्चन में तो क्या करना है, जो इसका एंड रिजल्ट आ जाए उसको डायरेक्ट यूज करना है ना, बार बार ये नहीं कि सॉल्व करना। तो देखो अब log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010 इंटू 0.3010 बाय के, तो ये हो जाती है 0.693। देखो ये आप लोगों को भी डायरेक्ट ही याद होना चाहिए कि टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर इज 0.693 अपॉन 2। तो वही तो होगा, ln2 ही तो होगा। 2.303 log 2 क्या होता है, ln2। इसको ये भी लिख लो ln2 बाय के, ये भी लिख लो। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं किसी मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर इज, वो लॉग की टर्म में नहीं देके इसकी टर्म में आंसर दे दिया ln2 बाय के, है ना। देखो 2.303 इंटू log 2 क्या हो जाएगा, ln2। एक ये भी लिख लो, है ना, क्योंकि लिखा रहेगा ना तो कभी भी पढ़ने में आएगा, है ना, और नहीं तो कई बार एकदम से क्लिक नहीं करे, तो इसलिए। ठीक है, तो ये हमारा, क्योंकि कई बार वो ऐसा भी एक ऑप्शन दे देंगे 2.303 ln2 बाई के, तो वो गलत होगा, log 2 बाई के है फिर। ठीक है, और ये 0.693 बाई के। अब इसमें और जीरो ऑर्डर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आ गया,
जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ और इसमें क्या डिफरेंस है? उसकी क्या थी? जीरो ऑर्डर का था टी ऑफ इक्वल टू आर नॉट बाय के था, ये आर नॉट यहां है ही नहीं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ही नहीं है इसमें। हाँ ठीक है, तो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म ही नहीं है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसकी हाफ लाइफ पीरियड चेंज ही नहीं होती ना, चाहे कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो, इसकी हाफ लाइफ पीरियड सेम ही रहेगी, पूरी रिएक्शन में सेम हाफ लाइफ पीरियड रहेगी। मतलब यदि इनिशियली में 100 है तो 100 से 50 होने के लिए मान लो लग रहे हैं 10 ईयर, है ना, तो 50 से 25 होने के लिए फिर से 10 ईयर लगे, 25 से 12.25 होने मतलब 12.5 होने के लिए फिर उतने ही लगे, है ना, 12.5 से 6.25 होने के लिए भी उतने ही साल लगे, मतलब 100 से 6.25 होने तक उसको कितने लग जाएंगे, 10 + 10, है ना, +10 + 10 40 ईयर्स लग जाए। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अभी अपन करते, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उसमें कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने पर हाफ लाइफ पीरियड चेंज होती ही नहीं ना, ये डिफरेंस है फर्स्ट ऑर्डर और किसी भी दूसरे में। तो जितने भी रेडियो एक्टिव चीजें होती हैं वो सब इसको फॉलो करती है ना, इसीलिए रेडियो एक्टिव का यूज करके हम उससे क्या निकाल लेते हैं, उनकी हाफ लाइफ पीरियड से के आ जाता है ना, और के आ जाता है तो इस फॉर्मूले से यदि हमको आर नॉट और आर मिल जाए तो हम ये निकाल लेंगे कि वो चीज कितने साल पुरानी है ना, जैसे हमारी बॉडी को मत लो, कोई भी फॉसिल है ना, तो कोई भी फॉसिल है तो वो क्या होगा, बहुत सालों पुराना होगा, तो उसमें क्या होता है, कार्बन, है ना, हम एटमॉस्फेयर से कार्बन लेते हैं, है ना, मतलब प्लांट से और इन सब में, और उसमें वही कार्बन का रेशियो आता है जो C12 और C14 का आज है एटमॉस्फेयर में, है ना, लगभग वही की वही रेशियो आता है। ठीक है, हम मान लेते हैं ये सब ग्रीन हाउस इफेक्ट और उसको सबको निग्लिजिबल करके मान लेते हैं कि उतना ही है। तो जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है तब तक तो क्या होता है, वो रेशो उतना ही बना रहता है उसकी बॉडी में, लेकिन जिस दिन उसकी डेथ होती है और मान लो कभी वो फॉसिल अर्थ के अंदर दब गया, है ना, तो क्या होने लग जाएगा, उसमें से C14 कम होने लग जाएगा, ठीक है, C12 उतना ही रहेगा। तो जब वो फॉसिल मान लो सालों बाद खुदाई करी, आर्कियोलॉजिकल वालों ने उसने खुदाई करी, अब वो उनको मिल गया वहां पे वो फॉसिल, तो उस फॉसिल है या पेड़ की बनी हुई कोई चीज मिल गई, है ना, कोई मान लो कार्ट मिल गई, कुछ ऐसा मिल गया, खिलौना मिल गया, तो उसका फिर उसमें से निकाल के उसमें देख लेते हैं कि अब कितना C14 बचा है इसमें, है ना, वो टेक्निक है हमारे पास। तो C14 निकाल लिया, आप कितना था इनिशियल, मान लो परसेंटेज निकाल लिया, आप कितना C14 का परसेंटेज बचा है, इनिशियल कितना मान लिया कि 100 है या आज जितना एटमॉस्फेयर में, और अब जो बचा है मान लो 25% ही बचा, तो आर नॉट तो 100 हो गया और आर कितना हो गया, 25 हो गया। के की वैल्यू हमको C14 के हाफ लाइफ पीरियड पता है, तो के की वैल्यू इस फॉर्मूले से आ जाएगी, है ना, लगभग ऐसी कुछ होती है 1257 ईयर्स ऐसी कुछ होती है, तो उतने साल में वो आधा होता है। ठीक है, तो उससे हमारी टी हाफ की जगह वो रख के के की वैल्यू आ जाएगी। अब इस फॉर्मूले में आप के रख दो या 100 रख दो या 25 रख दो तो आपको टी आ जाएगा, मतलब वो फॉसिल की एज आ जाएगी कि कितने साल पहले वो फॉसिल की डेथ हुई होगी, है ना, तो हमको अप्रोक्सीमेट पता लग जाता है कि ये फॉसिल आज से 5000 साल पुराना है। तो देखो अब इसमें यदि ग्राफ प्लॉट करें इसका टी हाफ और आर या आर नॉट के बीच में, तो वो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट है ना, इसमें चेंज हो गई क्योंकि आर कुछ भी हो वो हमेशा के लिए उतना का उतना ही रहेगा। ठीक है, ठीक, चलो इतना करते हैं, है ना, इतना आज करते हैं, अब कल हम करेंगे इसके मतलब नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिक